दिल्ली को कहते हैं दिल वालों का शहर, राइट। आप और मैं यहाँ पर बहुत सालों से है, पले बड़े हैं, बट आजकल एयर पोल्यूशन के वजह से दिल्ली वालों का फेफड़ा, हार्ट सब कुछ खराब हो रहा है। लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट 15 से 20 सिगरेट फूकने के बराबर होता है यहाँ पर सांस लेना। एक स्टडी की गई थी कुछ समय पहले, कुछ ऑटोप्सी की गई थी, मतलब मरने के बाद उनकी ऑटोप्सी करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। उसमें देखा गया था कि जो दिल्ली एनसीआर में जिन लोगों की डेथ होती है उनके फेफड़े देखे गए थे, और जो पहाड़ पे या जो कोस्टल एरिया जहाँ पे एयर पोल्यूशन कम है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छी है, उनसे कंपेयर किया गया था। जब दोनों को देखा गया था, दोनों का इसका पिंकिश कलर था जो बाहर जहाँ पे पोल्यूशन कम था, और जो दिल्ली एनसीआर में जो उनकी डेथ हुई थी उनका जो फेफड़ा था बिल्कुल ब्लैक इज जेट। यूनिवर्सिटी शिकागो के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर जो लोग सांस ले रहे हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 10 साल कम हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम डेली जीने के बजाय मर रहे हैं? देखिए अन्वेषा, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप एयर पोल्यूशन जहाँ पे बहुत अधिक है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, और जब आप सांस लोगे बहुत सारी जहरीली हवा आपके अंदर जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हैं, फेफड़े हमारे, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, इन सबको बड़ी बुरी तरह से डैमेज करता है, हर अंग को डैमेज करता है। और जब आपके वाइटल ऑर्गन डैमेज होंगे तो सर्दियों में एक चीज़ देखा गया है डॉक्टर साहब कि फिलिक्स हॉस्पिटल में आईसीयूज एंड इमरजेंसी रूम्स बहुत ज़्यादा भर जाती है। क्या ये कोल्ड की वजह से है, पोल्यूशन की वजह से है? सर्दियों में खाली फिलिक्स हॉस्पिटल है, दिल्ली एनसीआर में जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे पेशेंट्स पे जो फुटफॉल है वो बढ़ जाता है, खास करके जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, खासकर जो ओपीडी है, जहाँ चेस्ट फिजिशियन बैठते हैं, सांस की बीमारियों के पेशेंट बढ़ जाते हैं, हार्ट की बीमारी के पेशेंट बढ़ जाते हैं, इसके अलावा स्किन डिजीज़ के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, आई प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके घर में छोटा बच्चा 10-12 साल से कम है तो उसको बचा के रखें। एयर पोल्यूशन का क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ या इनफर्टिलिटी पे कोई असर होता है? मेल्स में स्पर्म काउंट को कम कर देगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फर्टिलाइजेशन के लिए। तो महिलाओं में जो पीरियड्स हैं वो डिले हो जाएंगे या इरेगुलर हो जाएंगे। ये एयर प्यूरीफायर कितना सेफ है? एक सेकंड हम जिस रूम में वहीं तक इफेक्टिव रहती है। एयर प्यूरीफायर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, और वो भी एयर पोल्यूशन के वजह से। ये एक साइलेंट किलर है, वैसे तो दिखती नहीं है, बट धीरे धीरे जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाती है और शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। हाय नमस्ते, मैं हूँ अन्वेषा मुखर्जी, और आज मेरे साथ है फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी.के. गुप्ता। नमस्कार अन्वेषा। नमस्ते, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर ट्रैवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कमिंग हियर। It is my privilege to come here and talk to you about such a serious topic. Thank you so much for taking out time. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको पता है कि दिल्ली को कहते हैं दिल वालों का शहर, राइट। आप और मैं यहाँ पर बहुत सालों से है, पले बड़े हैं, बट आजकल एयर पोल्यूशन के वजह से दिल्ली वालों का फेफड़ा, हार्ट सब कुछ खराब हो रहा है। लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट 15 से 20 सिगरेट फूकने के बराबर होता है यहाँ पर सांस लेना। इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए अन्वेषा, आप बिल्कुल ठीक करें, दिल्ली दिल वालों की है और अभी भी दिल वालों की है, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं जो दिल का और जो दर्द है और जो फेफड़ों का दर्द है वो बाहर आ रहा है इस एयर पोल्यूशन में। एक स्टडी की गई थी कुछ समय पहले, कुछ ऑटोप्सी की गई थी, मतलब मरने के बाद उनकी ऑटोप्सी करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। उसमें देखा गया था कि जो दिल्ली एनसीआर में जिन लोगों की डेथ होती है उनके फेफड़े देखे गए थे, और जो पहाड़ पे या जो कोस्टल एरिया जहाँ पे एयर पोल्यूशन कम है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छी है, उनसे कंपेयर किया गया था। तो जब दोनों को देखा गया था, दोनों का इसका पिंकिश कलर था जो बाहर जहाँ पे पोल्यूशन कम था, और जो दिल्ली एनसीआर में जो उनकी डेथ हुई थी उनका जो फेफड़ा था बिल्कुल ब्लैक इज जेट, जैसे तारकोल नहीं होता बिल्कुल वैसा चिपका हुआ, तो बहुत सारा मेटेरियल चिपका हुआ था, मतलब बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट अंदर तक इनहेल थे और सरफेस पे लगे हुए थे। और जब उसको और खोला गया तो जो आर्टरी, जो ब्लड वेसल्स थी, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन था, थिकनिंग थी, फाइब्रोसिस थी, जबकि ये वाला लंग बिल्कुल क्लियर था, अच्छा था, ट्रांसपेरेंट था। जो उसके अंदर की जो एल्वुलाई होती हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल हेल्दी थे। बट कहीं ना कहीं जो हमारे फेफड़े हैं, मेन फेफड़ों का अफेक्ट करता है एयर पोल्यूशन, वो बहुत बुरी तरह कमज़ोर हो रहे हैं।
हम लोग स्मोक करते हैं, सही बात है, बट स्मोक करने से डेफिनेटली अंदर डैमेज होता है। बट इस समय जो हम दिल्ली में रह रहे हैं, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400-500 के आसपास है इस समय सेम वही डैमेज है, उससे कहीं ज़्यादा ही हो रहा है। हम लोग पेसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कि पेसिव स्मोकिंग करने में बहुत सारे जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, जो ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, धूल के कण है बहुत सारा, जो PM 2.5 और PM 10 जिसका नाम आप बहुत बार सुनते हैं, इसमें बड़ा खतरनाक है जो PM 2.5 है। ये जब हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स को खोखला कर देता है, बिल्कुल जैसा आपने बोला है, और उसकी हम चर्चा आगे भी करेंगे। तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो इस समय जो दिल्ली NCR में रह रहा है वो बिल्कुल आजकल स्मोकर से भी ज़्यादा पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। तो इसलिए प्लीज़ अपने घर में रहें, बाहर रहें तो अगर बाहर जाना पड़ रहा है आपको तो N95 मास्क लगा के जाएँ, और घर में रहें तो भी एयर प्योरीफायर लगा के रखें। जी, रिसेंटली यूनिवर्सिटी शिकागो के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर जो लोग सांस ले रहे हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 10 साल कम हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम डेली जीने के बजाय मर रहे हैं? देखिए अन्वेषा, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप एयर पॉल्यूशन जहाँ पे बहुत अधिक है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, तो जब आप सांस लोगे बहुत सारी जहरीली हवा आपके अंदर जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हैं, फेफड़े हमारे, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, इन सबको बड़ी बुरी तरह से डैमेज करता है, हर अंग को डैमेज करता है। और जब आपके वाइटल ऑर्गन डैमेज होंगे तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? जो एक्चुअली जो आपकी लाइफ को जो लंबा कर, जो लॉन्जेविटी कर रहे होते हैं, इन्हीं पर डिपेंड करती है कि आपके वाइटल ऑर्गन कितने अच्छे हैं। अगर आपका हार्ट डैमेज हो गया है, लंग्स में COPD हो गई है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है, हार्ट अटैक बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ गई है, अगर आपको हेपेटाइटिस बढ़ गया है, आपको किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ गए हैं आपको, अगर ये सारे नुकसान अगर एयर पॉल्यूशन से हो रहे हैं तो इम्पैक्ट कहाँ का फाइनल आउटकम तो ये होगा, या तो आप बीमार हो जाओगे जल्दी, लंबी बीमार लाइफ जियोगे, और दूसरा क्या होगा, जब आप बीमार लाइफ जिएंगे तो आपके मरने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई जिसमें देखा गया है कहीं 3 साल, कहीं 5 साल, कहीं 10 साल तक भी, कि एयर पॉल्यूशन अगर आप इनहेल कर रहे हो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जैसे दिल्ली NCR है, तो आपकी उम्र 5 से 10 साल कम हो रही है। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खाली उम्र नहीं कम हो रही है, जो लोग जीवित भी हैं उनको भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा है। उनको CKD हो रहा है, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, उनको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर की बीमारी हो रही है, जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, आँखों की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन में डिमेंशिया हो रहा है, अल्जाइमर डिजीज हो रही है। तो मतलब ये पूरा एयर पोल्यूशन क्या है, एक तरह का पिटारा है बीमारियों का। तो इसको पिटारे को आप अंदर ले रहे हो, उसकी वजह से आपकी उम्र भी कम हो रही है और आप बीमार भी हो रहे हैं। सर्दियों में एक चीज़ देखा गया है डॉक्टर साहब कि फिलिक्स हॉस्पिटल में ICUs एंड इमरजेंसी रूम्स बहुत ज़्यादा भर जाती है। क्या ये कोल्ड की वजह से है, पोल्यूशन की वजह से है, दोनों का कॉम्बिनेशन है? और फिलिक्स हॉस्पिटल कैसे इक्विप्ड है टू डील विद दिस राइजिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स? तो सर्दियों में खाली फिलिक्स हॉस्पिटल नहीं, दिल्ली NCR में जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे पेशेंट्स के जो फुटफॉल है वो बढ़ जाता है। खास करके जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, खास करके जो OPD है, जहाँ चेस्ट फिजिशियन बैठते हैं, सांस की बीमारियों के पेशेंट बढ़ जाते हैं, हार्ट की बीमारियों के पेशेंट बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्किन डिजीज़ के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, आई प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लोग थोड़े से बुजुर्ग हैं या जो बच्चे ऐसे जो सेंसिटिव बच्चे हैं, जिनको अस्थमा है, COPD है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, या कोई CKD है या लिवर डिजीज़ है, तो उनका नंबर बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज वो इस एयर पॉल्यूशन में अपने आप को कॉप अप नहीं कर पाते हैं। तो इमरजेंसी में खास करके इस समय बच्चों को सांस की दिक्कतें आ रही हैं, बड़ों को, बुजुर्गों को सांस की दिक्कत आ रही है, किसी को सांस फूल रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, या जब पेशेंट आ रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह से मैं अभी बताऊंगा 2-3 का जो कुछ केस सिनेरियो बताता हूँ आपको। कि अभी एक पेशेंट आया जिसको चेस्ट पेन हो रहा था, और मेरा दोस्त ही है, चेस्ट पेन हो रहा था, तो हल्का चेस्ट पेन था, इग्नोर किया उसने, तो उसको दोबारा बोला, तो उसका ECG करा तो कुछ डाउट लगा, इको करा तो उसमें TMT करा तो TMT पॉजिटिव आया। अब बिल्कुल ठीक है, मेरी उम्र मतलब हम उसकी 40s के रूप में हम चल रहे हैं सारे लोग, स्कूल फ्रेंड है। सडनली जब हमने उसकी इको कराया तो इको ठीक नहीं था, TMT ठीक नहीं था, जब डाउट हुआ तो उसकी एंजियोग्राफी कराई है। आप सोच सकते हो कि 40 साल की उम्र में, 40-50 साल के बीच में उसकी तीनों आर्टरी ब्लॉक है, ट्रिपल वेसल डिजीज, मतलब उसको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मैं नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ एयर पॉल्यूशन जिम्मेदार है इसके लिए, लाइफस्टाइल जिम्मेदार है, बट डेफिनेटली एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स को, आपकी ब्रेन की प्रॉब्लम्स को, या आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम्स को बढ़ा दे रहा है। तो इमरजेंसी में जैसे हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इमरजेंसी में, जो राउंड द क्लॉक इमरजेंसी चलती है, इसमें फुल चल रही है इमरजेंसी भी। तो उसमें सांस के पेशेंट्स आ रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आ रहे हैं, रनिंग नोज, चेस्ट कंजेशन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। और राउंड द क्लॉक उनको
जो इमरजेंसी के डॉक्टर्स हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, वो देख रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट को तो बेसिक नेबुलाइज करा के भेजा जा रहा है और दवाइयाँ लिख के भेजा जा रहा है। और बहुत सारे लोगों को तो आईसीयू में भर्ती होना पड़ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, बाईपैप देना पड़ रहा है। या मैं एक और केस हमने बताऊंगा, एक बच्चा छोटा 3-3.5 साल का बच्चा, उसको एस्थमेटिक था बच्चा, और बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन जब दिल्ली में आया, पहले वो कहीं बाहर रहता था, जब यहाँ आया तो उसका अस्थमा इतना एग्जैजरेट हो गया कि उसको इमरजेंसी में आना पड़ा। ब्रीदिंग की जो सांस थी 50-60 से ऊपर चल रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसका सेचुरेशन 70 के आसपास चल रहा था। जब उसको देखा गया तो उस समय ऑक्सीजन दी गई, पहले तो नेबुलाइज कराया गया, रिस्पॉन्स आया, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। उसका एयर वे कहीं ना कंप्रोमाइज़ हो रहा था, तो हमें उसको इंटूबेट करना पड़ा, मीन्स उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। 3 दिन बच्चा वेंटिलेटर पे रहा है हमारे आईसीयू में, पीआईसीयू में। आज वो वेंटिलेटर से आउट हुआ है, तो उसके परिवार वालों को भी थोड़ी सी संतुष्टि है। बट सोचिए ना, 3 साल का बच्चा सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से उसका एक्यूट अस्थमा प्रेसिपिटेट हो गया, और इतना प्रेसिपिटेट हुआ, इतना सीरियस हुआ, इतना सीवियर एक प्रॉब्लम थी कि उसको इंटूबेट करना पड़ा, हमें आईसीयू में रखना पड़ा, और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ी। और उसके बाद उसको आज एक्सट्यूबेट किया, अभी भी ऑक्सीजन पे है, मुझे लगता है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो पेशेंट्स कार्डियक के बढ़ जाते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट इस समय बहुत बिजी रहते हैं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बहुत हो रही हैं, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है ऐसे केस में, बिकॉज हाइपरटेंशन बढ़ जाता है लोगों का। हाइपरटेंशन बढ़ने से, हाई ब्लड प्रेशर से लोगों को स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है पेशेंट के। सर्दियों में बिकॉज वैसे भी हमारी जो आर्टरीज हैं, जो धमनियाँ जिनमें ब्लड बहता है, वो सिकुड़ जाती है ठंड की वजह से, तो वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और सप्लाई जो ब्लड सप्लाई है वो ऑर्गन की कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो अगर ब्रेन में अगर आर्टरी कोई जा रही है और वो ब्लड दे रही, सप्लाई कर रही है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए, ब्लड सप्लाई कम होगी, तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। और ब्रेन स्ट्रोक के मामले 30 से 40% सर्दियों में बढ़ जाते हैं, और पोल्यूशन की वजह से तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज उस समय हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता था। जब हाई ब्लड प्रेशर होगा, आपकी नलियाँ सिकुड़ जाएंगी, और प्लस जब हम इनहेल करते हैं तो बहुत सारी जो PM 2.5 पार्टिकल ले जाते हैं, तो ब्लड में डायरेक्टली वो एंटर कर जाते हैं। होता क्या है, ये सबसे खतरनाक जो है वो PM 2.5, इसको थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। जब हम इनहेल करते हैं, जो PM 2.5 के पार्टिकल होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, तो जब इसको हम इनहेल करते हैं तो नोज में जाएगा, पहले तो आपके दोनों इनहेल करके मुंह में जाएगा अंदर, जो आपकी म्यूकोसा पर उसको डैमेज करेगा, नेजल कंजेशन होगा, स्नीजिंग होगी, रनिंग नोज होगी, फुलनेस होगी, या आपको इरिटेशन लगेगा। उसको जब अंदर लेंगे तो मेरा गला ही भारी हो रहा है, तो अंदर लेंगे तो गले के अंदर जाएगा, तो आपकी जो फेरिंग्स है उसके अंदर, या गली जो ओरल कैविटी है उसमें जाएगा, वहाँ भी इरिटेशन करेगा, आपको कफिंग करेगा, आपको थ्रोट प्रॉब्लम करेगा, ऐसा लगेगा थ्रोट क्लियर करते रहेंगे, आपको खिचखिच बोलते हैं जिसको बोलते हैं, वैसा लगेगा। और जब ये अंदर जाता है बिल्ड पाइप के थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू, तो जो हमारे लंग्स दोनों हैं उसके अंदर बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं तो नहीं होती, एल्वियोलाई होती हैं, जो कई सारी कोशिकाएं बनी होती हैं, तो बहुत छोटी यूनिट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हवा का या ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वहाँ तक ये पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँच के उन नलियों में क्या करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देता है, CRP लेवल बढ़ा देगा, इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ा देगा, वहाँ फ्री रेडिकल इंजरी करेगा, जिसकी वजह से जो उनकी दीवार है एल्वियोलाई की, जहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, वो डैमेज होने लगती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, वहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा। तो ऑक्सीजन जब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही थी, तो बिकॉज जो पहले तो ट्रांसपेरेंट था, वहाँ पे पतली झिल्ली थी जिससे ऑक्सीजन आदान प्रदान, और झिल्ली के पास क्या होगा, फ्लूइड आ गया, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी बाहर, अंदर बाहर, क्या होगा, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, चेस्ट पेन होगा, घबराहट होगी, पैल्पिटेशन होगा, तो एक तो ये प्रॉब्लम करता है। फिर वहाँ से घुस के सीधे ब्लड में पहुँच जाता है। अच्छा। उसका साइज RBC से भी छोटा होता है, मतलब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, तो अंदर जाके जो आर्टरीज हैं उनकी इन्फ्लेमेशन करता है, वहाँ डैमेज करता है, वहाँ पे प्लेक्स बनाता है, क्लॉट्स बनाता है, और जब क्लॉट्स बनते हैं, प्लेक्स बनते हैं, तो बॉडी के जिस अंग में जाएंगे वहाँ पे ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करेंगे। अगर ब्रेन में ब्लॉक करेंगे तो उसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, अगर हार्ट में बोलेंगे तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, अगर किडनी में करेंगे तो उसको बोलेंगे किडनी इंजरी, वहाँ पे ARF कर सकता है, किडनी फेलियर कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं PM 2.5 है, बहुत ही खतरनाक है, इससे बच के रहना हमें। और ये इतनी छोटा है कि इनविजिबल सा है कि हमें दिखता भी नहीं, हम लोग जो हवा इस समय सांस ले रहे हैं, हम और आप भी ले रहे हैं, इस समय बहुत सारा हम इसको इनहेल कर रहे हैं, और हमारी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारा डैमेज करता है। जब ब्रेन में जाएगा तो मान लीजिए हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक नहीं भी करेगा, तो जो आर्टरीज हैं उनको ब्लॉक करेगा, या उनको इन्फ्लेमेशन करेगा, या ब्रेन की जो पेरेन्काइमा है उसमें इन्फ्लेमेशन करेगा, जो ब्रेन का टिश्यू होता है, तो वहाँ पर जब इन्फ्लेमेशन करेगा तो डिमेंशिया जल्दी होगा, आपको अल्जाइमर जल्दी हो जाएगी, आपको ब्रेन फॉगिंग होगी, पुअर कंसंट्रेशन हो जाएगी, आपकी फोकस अच्छा नहीं होगा, आप जल्दी भूल जाएंगे, मेमोरी लॉस होने लगेगा आपको, इरिटेशन होगा आपको, लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन हो सकता है, इवन लॉन्ग टर्म में डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक।
तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि जो इसका इम्पैक्ट है बहुत बुरा है, तो हमें इस सबसे बचना चाहिए और सरकार को और हम सबको बहुत अच्छे से इसको टैकल करना चाहिए। और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हम कर ही रहे, जैसे हमारा हॉस्पिटल की आईसीयू बहुत अच्छी है, लेवल 3 आईसीयू है, साथ में उसमें मॉडुलर आईसीयू है, ओपन आईसीयू है, राउंड द क्लॉक इंटेंसिविस्ट रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत अच्छा है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, बाईपैप, सीपैप, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन फ्लो, सब कुछ है, एचएफओ सब है। बट इसकी ज़रूरत ही ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। इमरजेंसी में डॉक्टर्स बेचारे, उनको सोने को नहीं मिलता पूरी रात, वो लगे रहते हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, इमरजेंसी के डॉक्टर्स हैं, मशीनें कभी कभी कम पड़ जाती हैं, पेशेंट का फ्लो इतना बढ़ जाता है, तो चाहे वो इमरजेंसी में वेंटिलेटर हो, नेबुलाइजर हो, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो, तो इस समय सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। इवन जो हमारी सीसीयू है, कार्डिक केयर यूनिट है, उसमें पेशेंट के नंबर बढ़ जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स फुल रहते हैं, डॉक्टर को टाइम नहीं मिलता है इस समय। जो प्रोसीजर्स हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज अब हाई ब्लड प्रेशर बहुत होता है इस समय, मैंने बताया आपको, जिसकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ते हैं। तो हमारी जो कैथ लैब है, जिसके अंदर जो डॉक्टर ड्यूटी करते हैं, राउंड द क्लॉक कैथ लैब चलती है। और आजकल एक अच्छी बात ये हो गई, अगर आप किसी पेशेंट को, इस केस में अगर किसी को सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, पसीना आ रहा है, तो वो हो सकता है उसको हार्ट अटैक हो रहा हो, जैसे मैंने अभी बताया था कि पिछली बार चर्चा की थी। तो उसको तुरंत लेके आए इमरजेंसी में, उनका जो गोल्डन टाइम होता है उसके अंदर लाने पे उसको हम प्राइमरी एंजियोग्राफी करके, जो हाथ से जो रेडियल जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ भी होती है, रेडियल एंजियोग्राफी करके उसको तुरंत देख लेते हैं कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो स्टंटिंग में साथ साथ हो जाती है, उसकी जान बचाई जा सकती है। अगर आप लेट लाते हो तो बहुत बार हार्ट को इतना डैमेज हो जाता है कि हम लोग उसका हार्ट के फंक्शन को लूज कर चुके होते हैं, और बहुत हो सकता है वो बचा भी ना पाए, और बचा भी पाए तो बहुत सारी दवाइयों पेशेंट को रहना पड़ा, उतना अच्छा रिजल्ट ना आए। ऐसे ही ब्रेन के केस में ब्रेन स्ट्रोक जब होता है तो भी आपको तुरंत लेकर लाना चाहिए पेशेंट को इमरजेंसी में, किसी को जिसको फास्ट के नाम से बोलते भी हम लोग, तो उसको तुरंत लाना चाहिए। बिकॉज अगर तुरंत नहीं लाओगे तो जो ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो ब्रेन के जो एरिया है जिसको सप्लाई कर रही है वो डैमेज हो जाएगा, और ब्रेन के जो फंक्शन है वो सारे खराब हो जाएंगे, जिससे बॉडी जो कंट्रोल हो रही है उसमें आपको नुकसान होगा। मीन्स कि हमारी बॉडी का हर पार्ट ब्रेन में रिप्रेजेंट करता है, और ब्रेन का वो एरिया उस बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर आपने उस समय तुरंत लेके नहीं आए तो हो सकता है स्ट्रोक मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा। हमारे डॉक्टर हैं जो इमीडिएटली विद इन आवर्स उसको खोल सकते हैं, तो प्रोसीजर सॉल्व तो कैथ लैब के थ्रू भी, और साथ में इंजेक्शन के थ्रू भी। आजकल इंजेक्शन साथ ऐसे आते हैं जो आर्टरी को ब्लॉक जो है उसको खोल देते हैं तुरंत, लेकिन उसका टाइम होता है कि आपको विद इन 1 आवर 2 आवर्स लेके आना होता है पेशेंट को। तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल वहाँ जाना चाहिए, और अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जो इमरजेंसी में डॉक्टर्स को दिखा के जो भी टेस्ट वो कराना चाहिए, जो सलाह डॉक्टर दें उनको मानना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर दैट इंसाइटफुल नोट। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि जितना हमें सुनने में आया है कि दोनों कैटेगरी के लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का। एक होता है सीनियर सिटीजन्स, उनको निमोनिया रिलेटेड डिजीज़ या वैक्सीन लेना होता है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। एंड सेकंड होता है बच्चे। आजकल जो बच्चे हैं उन पे एयर पोल्यूशन का इफेक्ट कितना सीवियर है, तो उसके बारे में आप बताइए, ये दो कैटेगरी के लोग उसको कैसे डील करेंगे। पहले बच्चों की बात करते हैं। बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों में मैं सबको पता है कि जो एक प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों को ही पता है, बट इसके अलावा बच्चों में भी ये बहुत अलग साइड इफेक्ट करता है। जैसे ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चों के इम्पैक्ट करता है, मतलब कि कॉग्निटिव फंक्शन जो है, मेमोरी लॉस होता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कम हो जाती है, पुअर हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है, आईक्यू लेवल कम हो जाते हैं, फोकस कम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, स्कूल परफॉर्मेंस कम हो सकती है। कि अगर आपका बच्चा लगातार ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे एयर पॉल्यूशन हाई लेवल का है, तो लॉन्ग टर्म में इन बच्चों को डिमेंशिया, एल्जाइमर्स है, उसकी संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके घर में छोटा बच्चा 10-12 साल से कम है तो उसको बचा के रखें एयर पॉल्यूशन से। N95 मास्क लगाएं, घर के अंदर बहुत सारे प्यूरीफायर्स आते हैं वो लगाएं, या प्लांट लगाएं, जो भी सावधानियां वो ले सकते हैं वो लेनी चाहिए। दूसरा, लंग्स को बच्चे के लिए परमानेंटली डैमेज कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग एडल्ट हैं, हम ऑक्सीजन सांस लेंगे तो हमारे लंग्स में डैमेज तो होगा, बट ऐसा डैमेज नहीं होगा कि जो परमानेंट डैमेज ऐसा हो जाए कि फ्यूचर के लिए नुकसानदेह। बच्चों में क्या करता है, बच्चों के लंग्स पूरे डेवलप नहीं होते हैं, 10-12 साल लगता है उनको पूरा लंग्स को डेवलप होने में। तो वहाँ पे क्या करता है, एल्वियोलाई को डैमेज कर देता है, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। बच्चों की लॉन्ग टर्म में जो वाइटल कैपेसिटी वो कम हो जाती है लंग्स की, मतलब उनको ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की संभावना बढ़ जाती है, COPD की संभावना बढ़ जाती है, अस्थमा की संभावना बढ़ जाती है, वाइटल कैपेसिटी लंग्स की कम हो जाती है। हो सकता है बाद में उनको सांस फूलने की दिक्कत और चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी रिकरेंट होती रहे। तो इसलिए, और साथ में इस समय बच्चों में और दिक्कत क्या होती है
कि इस समय मौसम बदल रहा है तो बच्चों में वायरल इन्फेक्शन बहुत होते हैं, कफ कोल्ड, कॉमन कोल्ड बहुत होता है, निमोनिया की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर ये तीनों मार एक साथ पड़ जाएँ कि वायरल इन्फेक्शन भी हो, निमोनिया भी हो, अस्थमा वो सॉरी क्या नाम है, पॉल्यूशन भी हो, तो बच्चों के लिए सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे हमने एक बच्चा बताया आपको अस्थमा का 3 साल था, का। साथ में उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ और उसकी वजह से उसको चेस्ट कंजेशन हुआ, निमोनिया हुआ, उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। तो अगर आप चाहते हैं बच्चे ठीक रहें, एक तो पॉल्यूशन से बचना, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को प्रिवेंशन कर सकते हैं करंट कफ कोल्ड से फ्लू का इंजेक्शन लगवाते हैं, तो हर साल फ्लू का शॉट लगवाना चाहिए। निमोनिया से बचने के लिए निमोनिया का वैक्सीन आते हैं बच्चों को, वो लगवाने चाहिए। एडल्ट्स में भी जैसे आप बात कर रहे थे, एडल्ट्स में भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एयर पोल्यूशन के, तो उनके लिए भी निमोनिया का वैक्सीन आता है, तो वो लगवाना चाहिए। स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया का वैक्सीन आता है, वो लगवाना चाहिए। निमोकोकल वैक्सीन आता है, वो लगवाना चाहिए। तो वैक्सीन सारे लगवाना चाहिए। एडल्ट्स के वैक्सीन लिस्ट अलग है, आप पता कर लें अपने फिजिशियन के पास जाके कौन कौन से वैक्सीन हमें लगवाना चाहिए। बच्चों की भी एक बड़ी लिस्ट होती है, तो अगर आप वैक्सीन सारे लगाते हैं तो जो दूसरी बीमारियाँ उस समय हो रही होती हैं, जिसकी वजह से मॉर्टलिटी या सीरियसनेस ऑफ बीमारी बढ़ सकती है, उनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से, जैसे आपने बताया, हमारे लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन, इस पे तो इफेक्ट हो ही रहा है, बट हमारी जो ओवरऑल इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम, वो डेली ख़राब हो रही है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, और उसको ठीक करने के लिए या बेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी सिस्टम है, पूरा होता है, जो हमें वायरस है, बैक्टीरिया है या अन्य फॉरेन बॉडीज हैं जो बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उनसे बचाता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह, एक बैरियर की तरह, एक बॉडी गार्ड की तरह रहता है। अगर ये वीक हो जाए तो उसकी वजह से जो दूसरी बीमारियां वो हमें ग्रसित कर लेंगी, या बैक्टीरिया वायरस हमें ये कर सकते हैं, हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं और बीमार बना सकते हैं। तो होता क्या है, एयर पॉल्यूशन में जब बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर हम इनसाइड लेते हैं, तो टॉक्सिन्स होते हैं बहुत सारे, जो फॉरेन बॉडी की तरह काम करते हैं, तो इनको भी हमारा जो डिफेंस सिस्टम है अटैक करता है। उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसकी वजह से जब बैक्टीरिया एक्चुअल आ रहे होते हैं, वायरस एक्चुअल आ रहे होते हैं, वो उतना उस समय इम्पैक्टफुल नहीं होता है, उतना एफिशिएंट नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उनको किल नहीं कर पाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल मतलब यही हुआ कि जो ये पॉल्यूशन है, ये कहीं न कहीं हमारी इम्यूनिटी को भी कम कर रहा है, जिसकी वजह से हम दूसरी बीमारियों के लिए प्रॉन हो रहे हैं। खास करके जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे खांसी, जुकाम, बुखार है, निमोनिया है, या बहुत सारे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, टाइफाइड है, एंटेराइटिस है, इस तरह के बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए हम प्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कम हो जाता है। तो इससे बचने की तरीका ये, एक तो पहले तो सिंपल कि हम पॉल्यूशन से बचना चाहिए, जो हम कई बार बात कर चुके हैं, ठीक है, बार बार नहीं बोलेंगे उसको। दूसरा जो है मेन, कि नींद अच्छे से लें, 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, बच्चों को भी, बड़ों को भी, कम से कम 6 से 8 आवर्स की साउंड स्लीप होनी चाहिए। दूसरा, फ्लूइड इंटेक खूब सारा लेना चाहिए, तो पानी खूब पिए, तरल पदार्थों का सेवन करें, स्टीम लें, और साथ में ड्राई फ्रूट्स खाएं जिसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं। बहुत, अगर कोई डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट दिया तो उसको ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, खूब सारी खाएं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको खाएं। इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहेगी। और मैं फिर बोलूँगा कि अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो एक अपना ब्लड टेस्ट भी करा लें, बेसिक ब्लड टेस्ट करा लें। आजकल बहुत सारे हेल्थ पैकेजेज आ रहे हैं, वो जरूर कराने चाहिए। और साथ में ब्लड टेस्ट का ये भी ध्यान रखना चाहिए, हम लोग फुल बॉडी चेकअप कराते हैं बहुत जगह, बट कहीं ना कहीं हम अल्ट्रासाउंड, इको, टीएमटी, ईसीजी मिस कर जाते हैं, बिकॉज जो लैब टेस्ट करती हैं वो सिर्फ ब्लड टेस्ट की बैटरी कर देती हैं, और उसमें रिपोर्ट्स आती हैं नहीं आती वो तो नहीं पता है, जो भी ठीक है, बट डेफिनेटली बहुत सारी बॉडी में जो दूसरे ऑर्गन हैं उनको हम असेस नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो साथ में अपना एक इको और टीएमटी, एक अल्ट्रासाउंड, एक एक्सरे और एक ईसीजी अवश्य कराएं, सो दैट आपके दूसरे अंगों का भी सही से अंदाज़ा लगाया जा सके। अगर उसमें कुछ पॉजिटिव आता है तो हम दूसरे टेस्ट भी करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ दिनों पहले मेरे जान पहचान में किसी का ना, उनका थोड़ा किडनी का इशू रहता ही था, तो उनको बहुत जलन हो रही थी, यूरिन आना कम हो गया था, और फिर ना उनको कमज़ोरी भी बहुत हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ना जाके उन्होंने किसी वैद्य से कुछ दवाई ले ली, दिखा दी उनको। उसके बाद उनका नुकसान ज़्यादा हो गया, मतलब जलन ज़्यादा बढ़ गई, बीमारियां ज़्यादा, मतलब अब वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उनका उल्टा हो गया इफेक्ट। तो फिर वो जब मेरे से बात कर रहे थे, मैंने बोला आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, और ये एयर पोल्यूशन की वजह से बढ़ गई है या आपने इग्नोर किया अपने साइंस एंड सिम्टम्स को, इससे वजह से बढ़ गई है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किडनीज पे कोई इफेक्ट होता है पोल्यूशन का? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी है, बहुत ही स्टेब्लिश डिपार्टमेंट है, और डायलिसिस भी करते हैं हम लोग, अभी ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट करने वाले, किडनी ट्रांसप्लांट। तो जो पेशेंट देखे जाते हैं डायलिसिस के, जो पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं, तो उन बहुत सारे पेशेंट में हिस्ट्री मिलती है कि उनको दिक्कतें हो गई थी किडनी की स्टार्ट पहले से ही, मतलब यूरिन कम आ रहा होगा, स्टोन होगा, या जलन हो रही होगी, या पेट दर्द हो रहा होगा,
या यूरिन का साइज छोटा लग रहा होगा या अल्ट्रासाउंड में कुछ प्रॉब्लम लग रही होगी, वो बहुत बार क्या होता है डॉक्टर को एलोपैथी का इलाज इग्नोर कर देते हैं। वो किसी वैद्य के पास जाएंगे, किसी नेचुरोपैथ के पास जाएंगे, जूस पी लेंगे, पेठे का जूस पिएंगे, कुछ मेटल्स की जो धातुएं होती हैं वो पिएंगे, भस्म जिनको बोलते हैं वो खाएंगे। इसकी वजह से किडनी डैमेज खूब सारी और बढ़ जाती है और ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत सारे लोग इनके पास जाके इतना एंड स्टेज किडनी डिजीज में आते हैं कि उनको डायलिसिस में लेना पड़ता है। तो हमारी जो डायलिसिस के पेशेंट्स में 80% में हिस्ट्री मिलती है कि वो कहीं ना कहीं वैद्य को या किसी डॉक्टर को, जोलाचाप को, नेचुरोपैथ को या किसी साधु संत को दिखा के आए हैं। उसकी वजह से हमने जो क्रूशियल टाइम था वो ख़राब कर दिया। जब किडनी एक रिवर्सिबल स्टेज में थी, जब मतलब दवाई देते तो हो सकता है वो बीमारी रिवर्स हो जाती और वो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उन्होंने इग्नोर कर दिया, ऐसी गलत जगह घूमते रहे, सही इलाज नहीं करवाया, उसकी वजह से उनकी किडनी डैमेज हो गई। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपका एयर पोल्यूशन का, बिल्कुल सही है। एयर पोल्यूशन का भी किडनी पे डैमेज होता है। जैसे लंग्स होते हैं हमारे, लंग्स के अंदर बहुत सारे होता है, एल्वियोलाई होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ऐसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। अच्छा। छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हुए नेफ्रॉन्स होते हैं जहाँ पे यूरिन जो है बनता है और बाहर निकलता है। तो पूरा टॉक्सिन्स को किडनी क्या करती है, निकाल के बाहर भेज देती है। बट जब हम एयर पॉल्यूशन लेते हैं और जब ब्लड सप्लाई में हमारे PM 2.5 घूम रहा है, किडनी में भी जा रहा है, उनकी आर्टरीज में भी जा रहा है, उन आर्टरीज को भी डैमेज कर रहा है, नेफ्रॉन्स को भी डैमेज कर रहा है। तो उसको डैमेज करेगा, किडनी भी डैमेज हो जाएगी। अगर आपको पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये आप पे बहुत बड़ी मार कर सकता है। तो इसलिए मैं फिर बोलूँगा, जो पेशेंट CKD के हैं या जो पेशेंट जिनको एक्यूट रीनल फेलियर रहा है कभी, या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, स्टोन है, उनको भी एयर पोल्यूशन से बचना चाहिए, अधिक बचना चाहिए, बिकॉज ये आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हो सकता है एंड स्टेज किडनी में कन्वर्ट हो जाए और हो सकता है आपको डायलिसिस करानी पड़े। तो प्लीज़, एक तो बाहर वाले लोगों से सलाह नहीं लेनी, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना है, अच्छे अस्पताल में जाना है जहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट बैठा हो, यूरोलॉजिस्ट बैठा हो, जो रिपोर्ट्स अल्ट्रासाउंड वगैरह करानी है, उसके बाद ही इलाज कराना है, सही इलाज कराना है और एयर पोल्यूशन से बचना है अगर आपको किडनी को भी अपनी सेफ रखना है। या आज भी हम देखते हैं कि बहुत लोग अभी भी डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। वो पहले कहीं और से कुछ इलाज करवा के डरते कि डॉक्टर्स तो दवाइयाँ दे देंगे, डॉक्टर्स तो पहले ही कुछ ना कुछ मेडिकल बिल पकड़ा देंगे, वो तो पैसे बना रहे, ऐसा मेंटेलिटी आज भी हम सुनने को आता है। तो ऐसे आपके पास जो पेशेंट कहीं से ट्रीटमेंट करवा के उनको सोल्यूशन नहीं मिली, फिर आपके पास आए थे, या कुछ ऐसे फ़नी कुछ क्वेरीज या कमेंट्स लेके जो आते हैं, तो आप ऐसे लोगों को डील कैसे करते हो? ऊपर से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप प्लीज़ क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास, प्रोफेशनल्स के पास जाइए, उनसे डरिए नहीं? मैं अपने बताता हूँ, मेरा भांजा है जिसको मैंने बताया, जो जंक फूड बहुत खाता था, प्रोसेस्ड फूड बहुत खाता था। उसने कभी ब्लड टेस्ट ही नहीं कराया, कभी ब्लड टेस्ट नहीं कराया, तो 35-36 साल का था। और उसने बाद में जब एक दिन चेस्ट पेन हुआ, पल्पिटेशन सा हुआ, तो उसने टेस्ट कराया, तो CT एंजियो कराई। पहले तो CT एंजियो कराई तो उसमें कुछ ब्लॉक निकला, उसने ध्यान नहीं दिया और वो झोला छाप डॉक्टरों के पास और संतों के पास, बाबाओं के पास, आयुर्वेद में और जूस पीना, नेचुरोपैथ के पास जाना, सब ट्राई करता रहा, लेकिन उससे आराम नहीं मिला। फिर वो फाइनली फिर दोबारा हम लोगों के पास आया तो हम समझाया, तो हम लोगों ने उसकी टेस्ट करें, एंजियोग्राफी वगैरह तो फिर ट्रिपल वेस्ट डिजीज निकली, मतलब 3 आर्टरीज की ब्लॉक थी। उसकी वजह से उसको बाईपास सर्जरी करानी पड़ी, पड़ा उसके लिए। तो कहीं ना कहीं मैं फिर बोलूँगा, हमें अगर वो पहले आ जाता तो हो सकता है क्या 2 आर्टरी ब्लॉक होती हैं और टाइमली उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, या उसने पहले कभी टेस्ट कराए होते अपने, तो हो सकता है उसके जो ट्राइग्लिसराइड बहुत सारे बढ़े हुए थे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, उसकी दवाई से इलाज किया जा सकता था, उसको कम किया जा सकता था। और दिल्ली NCR में रहता तो एयर पोल्यूशन बहुत सारे रहा है, उसका भी इम्पैक्ट रहता है यहाँ पे। तो कार्डिक डिजीज भी, हाइपरटेंशन बढ़ जाती है उसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। कार्डिक बीमारियां भी एयर पोल्यूशन की वजह से बढ़ रही हैं। तो अगर मैं फिर बोलूँ किसी को कोई बीमारी है, तो सिम्टम्स हैं, तो पहले तो जांच कराए और क्वालिफाइड डॉक्टर कराए। और जिस पैथी में, किसी पैथी की बात नहीं करता, हर पैथी में इलाज है, आयुर्वेद बहुत अच्छा है, एलोपैथ बहुत अच्छा है, होम्योपैथ बहुत अच्छा है, बट अगर जिस पैथी में सक्षम इलाज है, कंपिटेंट इलाज है, अच्छा इलाज है, उसी को ऑप्ट करना चाहिए हमें, दूसरी पैथी को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। अगर दूसरी पैथी में इलाज नहीं है तो पहली पैथी को ऑप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं कह रहा हूँ एलोपैथी में इलाज नहीं है बहुत सारी बीमारियों को, आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, तो आयुर्वेद में हमें ऑप्ट करने में कोई बुराई झिझक नहीं होनी चाहिए, और जो पेशेंट के लिए बेस्ट हो वही हमें करना चाहिए। ऐसे मैंने बताया कि बहुत सारे किडनी के पेशेंट्स आते हैं जो बहुत सारा इलाज, देसी इलाज कराते रहते हैं, देसी दवा लेते रहते हैं, किडनी उनकी इनिशियली कम डैमेज होती है, और जब वो इलाज करा के वो डैमेज उसको और कर देते हैं और बाद में वो किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस करानी पड़ती है। तो दर्शकों, सावधान रहे, सतर्क रहे और समय पर जाके इलाज करवा ले क्वालिफाइड प्रोफेशनल से। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट सवाल है रिलेटेड टू आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन। तो हमारी जो बावल मूवमेंट्स पे इफेक्ट क्या होती है,
ये कंडीशंस बढ़ रही है, जैसे आजकल मुझे खुद भी आईबीएस का कंडीशन डेवलप हो रहा है, आईबीडी हो रहा है, तो ये क्या एयर पोल्यूशन एग्रीवेट कर रही है हमारी बाउल इश्यूज़ को? देखिए, मैंने कहा ना, एयर पोल्यूशन आपके बॉडी के हर अंग को, हर कोशिका को अफेक्ट करता है और उसको बीमार बनाता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जो बॉडी का जीआई सिस्टम है वो ओरल प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैं जब सांस ले रहा हूँ, जेल भी कर रहा हूँ, कभी कभी हम मुँह से भी सांस लेते हैं तो बहुत सारी जो पॉल्यूटेंट है हमारे ओरल कैविटी में जा रहा है उसको डैमेज कर रहे हैं। अल्सर्स हो जाएंगे, विथस अल्सर्स हो जाएंगे, हीलिंग पुअर होगी यहाँ पे, फिर वो अंदर ईसोफेगस में जाएंगे जो फूड की पाइप की नली है, फिर वो पेट में जाएंगे जिसको हम स्टमक बोलते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर, तो उसको डैमेज करेंगे तो एसिडिटी करेंगे, आपको हार्ट बर्न करेंगे। अंदर जाएंगे इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे जाके टॉन्स डिजीज कर सकते हैं, आईबीएस कर सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस कर सकते हैं, कोलाइटिस कर सकते हैं, इवन अल्सरेशन कर सकते हैं बाद में, और स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं और आपका हो सकता है इंटेस्टाइनल कभी ब्लॉक भी हो जाए। तो आपका जीआई सिस्टम इस तरह छूता नहीं है और आप पॉल्यूशन की वजह से जो बहुत सारे छोटे पार्टिकल हैं तो क्या कर वहाँ जाकर हमारी जो अंदर की लेयर बहुत पतली होती है, बहुत नाजुक लेयर होती है जीआई की लेयर, तो अगर वो डैमेज हो गई वहाँ से ब्लीडिंग होगी, गैस्ट्राइटिस होगी, एसिडिटी होगी, पेट दर्द होगा, लूज मोशन होंगे, वॉमिटिंग हो सकती है, खून की उल्टी तक हो सकती है गैस्ट्राइटिस में, सीवियर गैस्ट्राइटिस में। तो एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं इन बीमारियों को बढ़ाने में भी कंट्रीब्यूट करता है और ख़ास करके शहरों में तो बीमारियाँ और बढ़ रही हैं और जब स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खाने पीने का जो हमारा कल्चर है वो ख़राब है और साथ में एयर पोल्यूशन है तो इसकी दोहरी मार पड़ रही है। जी, तो डॉक्टर साहब हमने ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गन के बारे में बात किया है। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी है खास करके महिलाओं के लिए। आजकल तो इतने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी है, पीकॉस है, पीसीओडी, आपका थायराइड वगैरह, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इनफर्टिलिटी केसेस बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग दूसरे ऑप्शंस भी देख रहे हैं आजकल आईवीएफ की तरह। तो आप हमें थोड़ा बताइए कि एयर पोल्यूशन का क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ या इनफर्टिलिटी पे कोई असर होता है? देखिए, अब ये तो बिल्कुल सच है कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, लोगों में बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है वो कम हो रही है बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजन है, मल्टीपल रीजन है, मेंटल स्ट्रेस है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, स्मोकिंग है, ठीक है, और साथ में लेट्स मैरिज करना, ठीक, तो बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। जैसे स्मोकिंग एक कारण है, ठीक है, बट ऐसे ही हम लोग बिना स्मोकिंग करे इतनी सारी सिगरेट का धुआं अंदर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी हमारी बॉडी में इम्पेक्ट कर रहा है, वो भी नेगेटिव इम्पेक्ट कर रहा है। क्या करता है, मेल्स में स्पर्म काउंट को कम कर देगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देगा, स्पर्म का जो डीएनए है उसको डैमेज कर देगा, जिससे म्यूटेशन हो जाएगी और बच्चा होगा भी तो कंजेनिटल डिफेक्ट के साथ होगा। महिलाओं में क्या करता है, उनका जो ओव्यूलेशन है उसको डिले कर सकता है, ओव्यूलेशन को पूरा कर सकता है, एक की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, एक का साइज अच्छा नहीं बनेगा, तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस कर देगा, तो जो महिलाओं में जो पीरियड्स हैं वो डिले हो जाएंगे या इरेगुलर हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड है एयर पॉल्यूशन आपकी फर्टिलिटी से। तो अगर आप जाएंगे ना टियर 3 सिटीज में, टियर 4 सिटीज में, वहाँ कोई आईवीएफ नहीं कराता, सब बच्चे 4-4 बच्चे खेल रहे होते हैं, 3-3 बच्चे खेल रहे होते हैं। अब जहाँ दिल्ली एनसीआर में आइए, कॉर्पोरेट जगत में आइए, एक बच्चा नहीं मिलेगा पेरेंट्स के लिए, एक बच्चे के लिए फिर 6-6 साइकिल कराने पड़ते हैं आईवीएफ के। तो अगर आईवीएफ से बचना है, हमें इनफर्टिलिटी से बचना है, तो बहुत सारे लाइफस्टाइल चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। मैरिज टाइम पे करनी चाहिए, कोई जेनेटिक बीमारियाँ उसकी स्क्रीनिंग पहले करानी चाहिए हमें, स्मोकिंग एल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, पॉल्यूशन वाले एरिया में नहीं रहना चाहिए हमें, साथ में मेंटल स्ट्रेस को कम करना चाहिए। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम इनफर्टिलिटी को बहुत कम कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हमने सारे ऑर्गन्स के बारे में बात किया, बहुत डिटेल में आपने सब कुछ बताया, हॉस्पिटल के बारे में भी सब कुछ बात किया, बट अभी मुझे पूछना है कि आजकल क्योंकि हमारे सबके घर पे एयर प्यूरीफायर्स हैं, या तो एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स है या फिर हम ख़रीद रहे हैं हर एक रूम के लिए, बट ये एयर प्यूरीफायर कितना सेफ़ है? एक सेकेंड, हम जिस रूम में है वही तक इफेक्टिव रहती है, बाहर अगर दरवाज़ा खुल गया तो फिर एयर प्यूरीफायर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें इसका यूजेज कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, एंड हाउ कैन इट बेनिफिट अस इन द लॉन्ग रन? एयर प्यूरीफायर जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो पक्का लगवाना चाहिए, अगर उनके लंग्स डेवलप हो रहे हैं तो उनके लंग्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, तो 8-10 साल से कम बच्चे हैं साल के, तो आपको एयर प्यूरीफायर लगाना ही चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि जितना इंडोर रहे, बिकॉज एयर प्यूरीफायर का इम्पैक्ट जैसे आपने खुद ही बताया, इंडोर उतने एरिया में रहता है जब तक वो बंद रहता है दरवाजा, खुलते दरवाजा फिर दोबारा एयर आ जाएगी तो डाइल्यूट कर देगी, पॉल्यूशन फिर अंदर बढ़ जाएगा। खिड़की दरवाजे बंद रखें, अपने दरवाजा बराबर ना खोलें, बाहर ना जाएँ, आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम कर दें। लेकिन फिर ही बताऊंगा कि आप कहोगे ना कि आउटडोर जाना ही पड़ता है, बट अगर 24 घंटे में अगर आपको 12 घंटे भी अच्छी हवा मिल जाए सांस की, तो एटलीस्ट 50% तो साइड इफेक्ट को कम कर सकते हो। तो अगर मानता हूँ अगर आप बाहर जाओगे, फील्ड में जाओगे, कार में जाओगे, तो आपको एयर प्यूरीफायर नहीं मिलेगा, बट
घर तो कार के लिए भी एयर प्योरीफायर आ गए हैं। तो अगर घर में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो वहाँ आपको एयर प्योरीफायर रिकमेंड करता हूँ मैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लगाना चाहिए। दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखना चाहिए। पॉल्यूशन के लिए कुछ ऐसे प्लांट्स भी आते हैं जो आपके इंडोर प्लांट जो आपके ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन को प्योरीफाई करते हैं, उनको लगाना चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए, बीच में रेस्ट लेना चाहिए आपको। मास्क लगाना चाहिए N95 स्पेशली जब भी आप बाहर जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं। और स्पेशली सुबह शाम एक चीज़ और बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज है, स्टर्नस एक्सरसाइज है, रनिंग है, स्विमिंग है, इस समय हमें अवॉइड करनी चाहिए। और स्टर्नस गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब ये बताइए कि एयर पोल्यूशन के टाइम में कैंसर का रिस्क कितना बढ़ जाता है? ये बहुत बड़े सवाल पूछा आपने। एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली हर कैंसर से लिंक है। मेनली जो है सी लंग, मतलब कार्सिनोमा लंग के कैंसर तो सही है, सी ब्रेस्ट है, सी ओवरी है, GI कैंसर्स हैं, इन सब से कहीं ना कहीं इसका डायरेक्टली लिंक देखा गया है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे हायर एयर पॉल्यूशन लेवल है, तो वहाँ पे संभावना है कि कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इस पॉल्यूशन को कम करें। ये खाली लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं कर रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज़ में बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी कर रहा है, जैसे लंग्स की डिजीज़ है, COPD है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, हार्ट में हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक्स हैं, कार्डियक फेलियर है, एरिथमियाज है, वो कर रहा है। मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिप्रेशन है, एंजाइटी, ये सब कर रहा है। न्यूरो साइंसेज में भी ये एल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया, पार्किंसोनिज्म जैसे मैंने बताया वो कर रहा है। इसके अलावा स्किन में रैशेस कर रहा है, इचिंग कर रहा है, डर्मेटाइटिस कर रहा है, आई में जलन कर सकता है, बॉटलिंग कर सकता है, केमिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आई में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहा है आपकी बॉडी के लिए। किडनी को डैमेज कर रहा है, लिवर को डैमेज कर रहा है, GI ट्रैक्ट को डैमेज कर रहा है, पेट को डैमेज कर रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो प्रिवेंशन वाले काम है उस पर फोकस करें, हम कार पूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, CNG या ऐसे व्हीकल चलाएं जो EV व्हीकल चलाएं जिनमें पॉल्यूशन नहीं होता है, एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। या बाहर भी जा रहे हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो दिल्ली NCR में, उनको बाहर करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। डीजल वाले जो व्हीकल्स उनको बंद करना चाहिए या उनको बाहर भेजना चाहिए यहाँ से। साथ में कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए, खासकर इस टाइम एयर पोल्यूशन के टाइम पे। आसपास जो पानी, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पानी का छिड़काव करना चाहिए, हमें सबको मिलकर करना चाहिए। हम सबको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है एयर पोल्यूशन कम करना। हम सब अगर अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे, जैसे आप लोग सेलिब्रिटी लोग बोलेंगे जब पब्लिक को, और हम सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, तब हम एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। जैसे बीजिंग ने, चाइना ने एयर पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम कर लिया है, बिकॉज अब वहाँ पे उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज़ को बाहर भेज दिया, सारे उनके जो इंडस्ट्री में पुराने इक्विपमेंट उनको चेंज कर दिया जिससे एयर पोल्यूशन होता था। तो इवन आर्टिफिशियल रेन जो हमने इंडिया ने भी ट्राई करा है, वो इस समय सख्त जरूरत है मुझे लगता है इसमें करने की। पराली जलती है उसको बंद करना चाहिए। तो बहुत सारे उपाय हैं जो हम सबको करने चाहिए जिससे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो फिलिप्स हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल कैसा है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए। तो पॉल्यूशन बढ़ गया है, इस सब से पता लग रहा है हमें। कुछ पेशेंट्स कैटेगरीज बढ़ गई हैं, जैसे कार्डियक पेशेंट बढ़ गए हैं, उनको हार्ट की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आ रहे हैं, एरिथमिया के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इसलिए हमारी कैथ लैब है, कार्डियक केयर यूनिट है, CCU जिसको बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नॉन इंजीव कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन सबको हाई अलर्ट एरिया में रखा गया है। इन लोगों की छुट्टियाँ हम कम दे रहे हैं, बंद कर रखी हैं, अल्टरनेटिव लोग रहते हैं हर समय। और 24 घंटे कैथ लैब खुली रहती है, ओपन रहती है, और CCU ओपन रहती है, और सारे डॉक्टर्स, सारा पैरामेडिकल स्टाफ और सारे इक्विपमेंट स्टैंडर्ड पे रहते हैं हर समय। इमरजेंसी की टीम बहुत स्ट्रांग है, खासकर इमरजेंसी में इस समय ब्रीदिंग डिफिकल्टी, चेस्ट पेन, COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, निमोनिया के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इनको टैकल करने के लिए रेस्पिरेटरी फिजिशियन रहते हैं हर समय यहाँ पे 24 घंटे, इंटेंसिविस्ट रहते हैं, इमरजेंसी के डॉक्टर्स रहते हैं, और सारे इक्विपमेंट, चाहे नेबुलाइजर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बाईपैप हो, CPAP हो, वेंटिलेटर्स हो, उनके नंबर बढ़ा दिए गए हैं, और साथ में वो हर समय स्टैंड बाई पे भी रहते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूरो की पेशेंट्स की, खासकर स्ट्रोक के पेशेंट भी उस समय बढ़ जाते हैं, तो स्ट्रोक के लिए उनको डील करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की टीम पूरे राउंड द क्लॉक रहती है, जो कवर देती है हमारे हॉस्पिटल को। साथ में कैथ लैब है जिसमें न्यूरो इंटरवेंशन कुछ करने वो करते हैं। बाकी न्यूरो को टेस्ट करना हो, CT है, MRI, वो सब इन हाउस 24 घंटे होता रहता है, और उनके टेक्नीशियंस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा जो स्किन की प्रॉब्लम्स में बढ़ गई, जो स्किन स्पेशलिस्ट की OPD बढ़ गई, तो स्किन में डॉक्टर्स हैं वो हर समय देखते हैं, आई के डॉक्टर्स को अलर्ट रखा गया है। तो जो डॉक्टर्स हैं डिपार्टमेंट के, चाहे वो गैस्ट्रो के हों, न्यूरो के हों, कार्डियो के हों, नेफ्रो के हों, रेस्पिरेटरी फिजिशियंस हों, इंटेंसिविस्ट हों, ICU के डॉक्टर्स हों, इमरजेंसी के डॉक्टर्स हों, या इनसे रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स हैं उनको सफिशिएंट मात्रा में रखा गया है। डॉक्टर्स को मतलब एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसको आपको सीनियर कंसल्टेंट्स को अटेंड करना है।
तो डॉक्टर साहब, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई हेल्पलाइन नंबर है, कोई कांटेक्ट है, जैसे कि लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कहाँ कनेक्ट करें, कैसे कांटेक्ट करें? तो हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। हमारे 24 घंटे टीम जो रहती है वो हर कॉल को रिस्पॉन्ड करती है, कोई कॉल मिस नहीं होती है। तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, हम लोग आपको पूरी घर तक मदद करेंगे। अगर किसी को एम्बुलेंस भी चाहिए, एम्बुलेंस भी घर भेजते हैं, और वहाँ से पेशेंट को डॉक्टर, किसी को होम केयर में ज़रूरत है तो होम केयर की भी हेल्प करते हैं। तो हर तरह से चाहे मरीज़ की मदद करनी है, चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो चाहे घर पे हो, और जिस तरह से मदद हो सकती है वैसे मदद करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा आपके लिए, हमने ऑर्गन्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसके बारे में पता चला, फिलिक्स हॉस्पिटल या कैसे हेल्प कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, हमने उसके बारे में बात किया, और घर पे भी हम क्या कर सकते हैं इस पर हमने बात की। हमने ये भी बात किया कि प्रिवेंटिव क्या होना चाहिए, मेजर्स भी क्या लेने चाहिए। अगर आप थोड़ा संक्षेप में ये बताएं कि घर पे अगर डाइटरी कोई चेंजेस कर सकता है कोई इंसान, तो क्या डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, या लाइफस्टाइल में स्लीप के साथ क्या चेंजेस कर सकते हैं, ताकि घर पे भी लोग थोड़ा अवेयरनेस बढ़ जाए उनका और खुद पे काम करना स्टार्ट कर दें। तो जैसे मैंने बताया, घर पे रहते हैं तो घर को क्लीन रखें, डस्टिंग वस्टिंग आसपास नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको बंद करा के रख दें, आसपास पानी का छिड़काव करें, अपने डस्ट कम हो जाएगी। खिड़की दरवाजों को बंद रखें, और घर में अगर पॉसिबल है तो एयर प्योरीफायर लगाएं, ग्रीन प्लांट्स लगाएं, इंडोर प्लांट्स लगाएं जो हवा को स्वच्छ करते हैं। और साथ में पानी खूब पीना है आपको, फ्लूइड खूब लेना है, इंटेक खूब बढ़ाना है अपना। नींद अच्छी लें, 8 घंटे सोना ही सोना है आपको किसी भी कीमत पे, 6 से 8 घंटे से कम बिल्कुल सोना नहीं चाहिए, वरना एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट और बहुत बुरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं। इसके अलावा जो सीजनल फ्रूट्स हैं आज के, वो हमें सबको खाने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसमें जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनमें बहुत सारी विटामिन सी होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, नींबू है, आंवला है, ये खूब सारे खाने चाहिए हमें। इसके अंदर बहुत सारा सिट्रस वो होता है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और खासकर जो कफ कोल्ड है इनसे बचाता है हमें। तो अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम डेफिनेटली अपनी बीमारी को बचा सकते हैं। Thank you so much, Dr. Thank you, साहब, ma'am. for Thank such an you. insightful event today and such a great podcast. हमें आजकल बहुत सीख मिलती है एयर पोल्यूशन में क्या करना चाहिए। हमें ये पता चला कि इफेक्ट्स कितने बुरे हैं, कितने सीवियर हो सकते हैं, बट थैंकफुली डॉक्टर्स लाइक हिम आर देयर टू हेल्प अस एंड सेव अस। तो अगर आपको भी कनेक्ट करना है ऐसे सिचुएशन में, तो दिस इज़ द नंबर वेयर यू कैन कनेक्ट। एंड वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम, थैंक यू।